हाय दोस्तों, आगामी सीटेट परीक्षाओं में आने वाले कुछ आने की संभावना हैं। जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इन्वायरमेंट फॉर सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आने की संभावना है। उन प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे इसमें जो पहला है वो है शेरे। शेरे शेरे क्या है? शेरे क्या है? शेरे क्या है? तो बता सकते हैं शेरे क्या है? तो जान लीजिए कि शेरे क्या है। जब एक वनस्पति समूह से दूसरे वनस्पति समूह में क्रमशः जब कोई परिवर्तन होता है तो उस दौरान संक्रमण की अवस्था को शेरे कहा जाता है। ठीक, यानी परिभाषा क्या लिखेंगे कि एक वनस्पति समूह से दूसरे वनस्पति समूह में क्रमशः जब कोई परिवर्तन होता है जब कोई परिवर्तन होता है तो उस दौरान संक्रमण की अवस्था को शेरे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? शेरे कहा जाता है। यानी एक वनस्पति समूह से दूसरे वनस्पति समूह में क्रमशः जब कोई परिवर्तन होता है तो उस दौरान संक्रमण की अवस्था को क्या कहा जाता है? शेरे कहा जाता है। जैसे दोस्तों, कोई एक ए वनस्पति हो गई, कोई एक ए जो है आपकी, कोई एक ए वनस्पति हो गई, और इस वनस्पति के द्वारा जब इस दूसरे वनस्पति समूह में जब कोई परिवर्तन होता है तो इस दौरान इसमें संक्रमण की अवस्था जो आती है, उसी संक्रमण की अवस्था को क्या कहा जाता है? शेरे कहा जाता है। कभी कभी आप अपने आसपास व्यवहारिक जीवन में देखिए तो यदि 2 वनस्पति 3 वनस्पति एक साथ हैं तो उनमें क्या होगा कि कोई एक वनस्पति के या तो कुछ पत्ते ही खराब होंगे या तो कोई टहनी ही खराब होगी। तो इस दौरान जो है एक वनस्पति समूह से दूसरे वनस्पति समूह में जब कोई परिवर्तन आ जाता है तो उस दौरान वो क्या होता है? संक्रमण के कारण वो परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है? शेरे कहा जाता है। जैसे दोस्तों, आज के समय में देख लीजिए कि सबसे बड़ी महामारी जो आई है वो क्या आई है? कोरोना संक्रमण। कोरोना भी क्या है? एक संक्रमण ही है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जा रहा है, संक्रमण उत्पन्न हो जा रहा है।
तो वो क्या नाम दिया जा रहा है, एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में चला जा रहा है तो वो क्या नाम दिया जा रहा है, कोरोना का। इसी तरीके से एक वनस्पति समूह से दूसरे वनस्पति समूह में जो परिवर्तन होता है और उस दौरान परिवर्तन के उस दौरान जो संक्रमण की अवस्था आ जाती है, उसी अवस्था को क्या कहते हैं, सेरे कहते हैं। बस सीधी सी बात, कोरोना के उदाहरण से आप लोग इसको समझ लीजिए। ठीक, तो अब हम इसको मिटा देते हैं, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगली टॉपिक की बात कर लेते हैं। अगली टॉपिक नोट करिए, अगली टॉपिक नोट करिए। हम अपने घरों में जहरीले रसायनों का उतना प्रयोग करते हैं जितना कि एक किसान एक वर्ष में 1 एकड़ भूमि में करता है। ठीक, तो दूसरी पॉइंट क्या है, नोट में लिखिएगा। हम अपने घरों में उतने जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं जितना कि एक किसान एक वर्ष में 1 एकड़ जमीन में करता है। 1 एकड़ जमीन में करता है। ठीक, तो पहली पॉइंट का है कि हम अपने घरों में उतने जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं जितना कि एक किसान 1 वर्ष में अपने 1 एकड़ भूमि में करता है। ठीक, जैसा दोस्तों कि आज के समय में जो है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो हमारा कैरी बैग का कार्य क्या करता है, पॉलीथीन करता है। जबकि पॉलीथीन क्या है, एक रासायनिक वस्तु है और उस वस्तु के द्वारा क्या होता है कि हानिकारक होता है। उसमें जो कलर होता है, कलर के साथ साथ प्लास्टिक जो होती है ये हानिकारक होती है। देखिए धीरे धीरे सरकार ने प्लास्टिक पर रोक लगा दिया। तो अपने घरों में हम उतने जहरीले रसायनों का प्रयोग करते हैं जितना कि एक किसान 1 वर्ष में 1 एकड़ ज़मीन में करता है। उतना जो है कि हम अपने घर में जो है जहरीले रसायनों का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, अगली पॉइंट लिखिएगा, अगली पॉइंट लिखिए। पृथ्वी के 1/5 भाग पर घास के मैदान हैं। पृथ्वी के 1/5 भाग पर, पृथ्वी के 1/5 भाग पर घास के मैदान फैले हैं। घास के मैदान फैले हैं, घास के मैदान फैले हैं। और ये मैदान जो है, ये मैदान उष्ण कटिबंध के आसपास हैं, आसपास हैं। ठीक, तो पृथ्वी के कितने भाग पर जो है कि घास के मैदान है, तो पृथ्वी के 1/5 भाग पर घास के मैदान फैले हुए हैं। और ये मैदान जो पाए जाते हैं ये उष्ण कटिबंधों के आसपास पाए जाते हैं, जिनमें से 3 प्राकृतिक उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। 3 जो है, 3 प्राकृतिक उष्ण कटिबंधीय
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ठीक, 3 प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ये 3 प्राकृतिक कौन कौन से हैं? तो अफ्रीका के सवाना, अफ्रीका के सवाना, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी तथा दक्षिणीय रूस के स्टेपीज। ठीक, ये 3 प्राकृतिक घास के मैदान हैं। अफ्रीका में एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है जिसे बोला जाता है क्या? बेल्ट। अफ्रीका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोला जाता है? बेल्ट बोला जाता है। ठीक, तो पृथ्वी के 1/5 भाग पर क्या है? घास के मैदान फैले हुए हैं। और ये घास के मैदान कहाँ हैं? तो ये उष्ण कटिबंधों के आसपास हैं, उष्ण कटिबंधों के आसपास हैं। और 3 प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। वो प्राकृतिक मैदानों की बात करें तो अफ्रीका के सवाना, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी, दक्षिणी रूस के स्टेपीज। तो दोस्तों अब यहाँ से भी एक प्रश्न, अब तक तो आप ये जानते थे कि अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, उत्तरी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को प्रेयरी कहते थे, दक्षिणी रूस के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपीज कहते थे। लेकिन अब यहाँ से प्रश्न आपको बना दे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय मैदान है? निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय मैदान है? तो एक विकल्प ये दे देगा, बाकी 3 विकल्प बाहर से दे दिए तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इस बात को आप जानते रहिए कि 3 प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, वो है अफ्रीका के सवाना, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी और दक्षिणी रूस के स्टेपीज। ठीक, तो अब अगदी आपको ये उष्णकटिबंध क्या होता है, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसको जान लीजिए कि कटिबंध क्या होता है। कटिबंध क्या होता है? तो कटिबंध जान लीजिए कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के मध्य एक रेखा है, इस रेखा को बोला जाता है 0 अंश अक्षांश। क्या बोलते हैं? 0 अंश अक्षांश। ठीक, या भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक, इसी को बोला जाता है विषुवत रेखा। और इसके ऊपर 23.5 अंश पर है कर्क रेखा। 23.5 अंश पे क्या है? कर्क रेखा। और इसी के ठीक दक्षिण में 23.5 अंश पर है मकर रेखा। ठीक, तो दोस्तों 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं? कटिबंध। जैसे ये 0 अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो विषुवत और कर्क के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलेंगे। ठीक ना? तो कर्क और विषुवत के मध्य, कर्क या भूमध्य के मध्य, कर्क या 0 अक्षांश के मध्य की दूरी को क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलेंगे। तो इसके आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो होते हैं उष्णकटिबंध। और इस 23.5 से 66.5 अंश के मध्य जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो होते हैं शीतोष्ण। ये कौन से होते हैं? शीतोष्ण। ये कौन से होते हैं? उष्ण। ठीक, और इसके ऊपर जो पाए जाते हैं वो शीत कटिबंध। ठीक, आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। जब जो है कि अक्षांश पढ़ाएंगे, देशांतर पढ़ाएंगे, तो उसमें इसको आप लोगों को और बेहतर तरीके से बता देंगे। ठीक, कि क्यों जो है कि ये उष्ण कटिबंध होता है, क्यों ये शीतोष्ण होता है, क्यों ये शीत होता है। तो इसको जानने के लिए आप जो है अक्षांश और देशांतर का इंतजार करिए, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक, मिटा रहे हैं।
अगला पॉइंट, आहार नाल, आहार जाल में विविधता से, आहार जाल में विविधता से पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन में वृद्धि होती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या है, आहार जाल, आहार जाल के विविधता, विविधता से, आहार जाल के विविधता से पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र, पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन में, पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन में, पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन में वृद्धि होती है, पारिस्थितिकीय तंत्र के संतुलन में वृद्धि होती है। ठीक, आहार जाल के विविधता से, यदि आहार जाल में क्या हो, विविधता हो, भिन्न भिन्न प्रकार आ जाए, तो पारिस्थितिकीय तंत्र का जो संतुलन होता है उस संतुलन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक, अगला पॉइंट, एंजाइम जो है 25.30 तापमान पर कार्य करता है। हमारे शरीर का जो एंजाइम होता है, एंजाइम, ये एंजाइम जो है 25.30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कार्य करता है, कार्य करता है। एंजाइम जो है 25.30 सेंटीग्रेड ताप पर कार्य करता है। ठीक, अगला बहुत महत्वपूर्ण है, एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन क्लाइमेट, सिविलाइजेशन क्लाइमेट के लेखक, एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, अभी हाल ही में इसका विमोचन हुआ था। सिविलाइजेशन क्लाइमेट के लेखक एल्सवर्थ हंटिंगटन हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन। हिंदी में कहा जाए तो जलवायु सभ्यता, जलवायु सभ्यता, जलवायु सभ्यता के लेखक कौन हैं, तो एल्सवर्थ हंटिंगटन। जलवायु सभ्यता के लेखक कौन हैं, एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक, अब दोस्तों अगला क्या बता सकते हैं, अभी हाल ही में भारत की किस नदी को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? अभी हाल ही में भारत के किस नदी के जल को ग्रीन सूप की संज्ञा दी गई है? ठीक, तो जान लीजिए, ग्रीन सूप की संज्ञा भारत के यमुना नदी को, भारत की यमुना नदी को, यमुना नदी के पानी को दी गई है, यमुना नदी के पानी को दी गई है। ठीक, ग्रीन सूप की संज्ञा भारत की यमुना नदी के पानी को दी गई है। ठीक ना, ये दोस्तों अभी हाल ही का प्रश्न है, इसको जान लीजिए, पूछ सकता है। लास्ट प्रश्न, लास्ट टॉपिक, वे जंतु जो दूसरे जंतु का शिकार करके भोजन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
वे जंतु जो किसी दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रीडेटर्स। क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स कहते हैं। ठीक। वे जंतु जो किसी दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन बनाते हैं, उन जंतुओं को क्या कहा जाता है? तो प्रीडेटर्स। क्या कहते हैं? प्रीडेटर्स। ठीक। अब इस जो है कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको कि हम आप लोगों को बता दिए। अब जो है आगे भी इसी तरीके से महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को देते रहेंगे। इसके लिए जो है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें।